ये न्यूयॉर्क शहर की 10 मंजिला इमारत में वाकई एक कुशादा फ्लैट है। इसके लिविंग रूम की खिड़की के पास रखे काउच पर वो अकेली बैठी रात के अंधेरे में टिमटिमाती रोशनियों को देख रही थी। आज रात से पहले उसे इस कदे अदम खिड़की से देखना बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो टिकटिकी बांधे खिड़की के इस पार देख रही थी, लेकिन आज इसकी नज़र अपने अंदर की जलती बुझती रोशनियों पर थी। वो उदास थी, दुखी थी, संजीदा और सोचों में गुम थी। इन सोचों में जो एकदम ही इस पर हमला आवर हुई थी, उसे नित नए ख्याल आ रहे थे। वो कुछ खौफजदा थी। उसे शुकूक और शुबहात ने भी आन घेरा था। वो गुजरे हुए कल से मुख्तलिफ आज एक नई हूर थी, ऐसी हूर जिसका सुकून यकदम से ही कोई उड़ा ले गया। ऐसा कोई जो उसे पसंद नहीं, कोई ऐसा जिसे वो भूल बैठी है, भूल जाना चाहती है, भूला देना चाहती है। अगर वो इसके दिल में या अंदर कहीं है भी, तो चंद घंटे कबल जो ड्रेस इसने बहुत शौक से पहना था, अब वो इसे काबिल नफरत लग रहा था। बालों को इसने अपने हाथों से बेतरतीब कर दिया था। गुस्से और बेकरारी से घर में गहरा सन्नाटा है, इसलिए भी क्योंकि घर के 2 अफराद में से एक अपने बेडरूम में सो चुका है और एक काउच पर पामाल सा बैठा है। चंद घंटे कबल वो खुश और पुरजोश थी। इसने विक्टोरिया सकीम फैशन लाइन का वो टॉप पहना था जो उसकी वार्डरोब में अपनी तर्स और दिलकशी में अनोखा और यकता था। टॉप ऑफ वाइट कलर का था जिस पर हमरंगी स्टोन्स का सितारों जैसा छिड़काव था। ये एक बेहतरीन मगरबी ड्रेस था जिसे इसके भाई ने खास बर्तानिया से लेकर उसे गिफ्ट किया था। वो इस ड्रेस में खुद को बार बार आईने में देख रही थी और खुद को खुद ही सराह रही थी। मेक आपके नाम पर उसने सिर्फ हल्के गुलाबी रंग का लिप लिव्स लगाया था और उसके लिए भी बहुत था। वो सोते से उठकर भी कहीं चली जाती तो भी महफिल लूट लेती, तो भी सब नजरें इसी पर वारी जाती। अब तो वो फिर दिल लगाकर तैयार हो रही थी। कैसी लग रही हूं मैं? अपने पीछे उसे खड़े देखकर वो पलटकर इससे पूछने लगी। एन इसके करीब होकर वो मबहूत उसे देखता ही रहा। फिर वो अंदाज से आंखें झपकाकर बारबी डोल की तरह टॉप का कोना पकड़कर जरा ऐसा घूमी और फिर हंसने लगी। अब बताओ? इसने नहीं बताया और उसके बाल रूलर से आजाद करने लगा। इसका मन बन गया। होंठ इसने जानबूझकर मजीद लटका लिए। तुम जानती हो कि तुम कैसी लग रही हो? पहले वो मुस्कुराया, फिर कह ही दिया। तुम मेरी तारीफ नहीं कर सकते, तुम्हें तारीफ की जरूरत ही नहीं है। ऐसे खत्म करने वाले अंदाज से तो कोई बात शुरू ही नहीं की जा सकती। तुम पर सब तारीफें खत्म हैं। वो मुस्कुराया, वो भी मुस्कुरा दी। ऐसे ठीक है, हर बार ऐसे ही। यानी औरत वो मूरत है जो तारीफ से जाग उठती है? नहीं, औरत वो मूरत है जो मोहब्बत से जिंदा हो जाती है। जिंदगी की हर बहार इसमें उतर कर खिल उठती है। वो बहारें फिर अमर हो जाती हैं। ये फलसफा है या शायरी? इसने सर खुजाया। ये मोहब्बत है तुमसे मेरे, मुझ में तुम्हारी। वो खामोश हो गया, इसे भी खामोश ही होना पड़ा। वो इसके साथ इसके दोस्त की हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रही थी। न्यूयॉर्क सिटी में ये इसकी पहली बाकायदा आउटिंग थी। शॉपिंग और चंद बार के डिनर्स के अलावा 2-2.5 माह एक फ्लैट में बेकार बंद पड़े रहने के बाद इसे पार्टी में जाना अच्छा लग रहा था। वो पहली बार कपल की सूरत में उसके दोस्तों और दूसरे लोगों से मुतारफ होने जा रही थी। इससे ये सोचकर ही बहुत अच्छा लगता था कि वो इसका हाथ पकड़े, दूसरों को ये बताए कि ये है मेरी वाइफ। मजीद अगर वो ये कह दे माई स्वीट हार्ट, तो कमाल ही हो जाए। और लोग इन दोनों को देखते ही रश्क करने लगे। इन दोनों पर किया या नहीं, मगर उसके हसन पर जरूर किया। उसे देखकर सब दंग रह गए। पार्टी में इसकी सोच से ज्यादा लोग थे। ये एक आम सी हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं थी। पार्टी के लिए खासा एहतमाम किया गया था। म्यूजिक बैंड अपने फन का मुजाहिरा कर रहा था। बहुत जबरदस्त पार्टी है। वो खुश हुई। बहुत भीड़ है। वो नाराज नजर आने लगा। तुम्हारे ही दोस्त हैं सब, उन्हें भीड़ कह रहे हो? इसका मुंह बन गया। फिर सिर्फ आधे ही घंटे बाद वो उसे अपने साथ कार में लिए बैठा था। बहुत खुश हो। सवाल तो ठीक था पर अंदाज। वो मुस्कुराई। इसके अंदाज पर गौर नहीं किया। बहुत तारीफ की जा रही थी तुम्हारी, इसलिए भी वो खिलखिलाई। और मर्दों ने की है, इसलिए भी। इसका लहजा बदला। उसकी खिलखिलाहट थमी। इसकी तरफ उलझ कर देखा। क्या वो मजाक कर रहा था? वो इसकी तरफ देखती ही रही, लेकिन वो मजाक के अंदाज नहीं थे।
मतलब उसकी समझ में नहीं आया। क्या पूछे, मतलब साफ है, औरतें वैसे भी तब्दीली पसंद करती हैं। मैंने किस तब्दीली को पसंद किया? खुद को देखो और सोचो। वो सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और तुम खुश हो रही थी, उठला रही थी, तो क्या मैं मुस्कुराती ना? मुस्कुराना बुरा है? नहीं, मुस्कुराना बुरा नहीं है, खासकर खुद को नुमाया करने के लिए। मैंने कब खुद को नुमाया किया? वो सब तुम्हारे ही दोस्त थे। ऐसी बातें मेरे लिए क्यों? वो सब मर्द थे, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन थे। वो जो भी थे, मैं उनसे तुम्हारे ताल्लुक से मिल रही थी। तुम भी मेरे साथ ही थे, तुम खुद मिलवा रहे थे सबसे। अगर एतराज था तो मत मिलवाते। ऐसे इतनी बातें, वो भी मेरे लिए। उसने बमुश्किल अपना रोना रोका। वो तुमसे ताल्लुकात बना रहे थे और तुम ताल्लुकात। और मैं क्या? इसकी आवाज ऊंची हो गई। और मैं क्या? वो चलाए। वो ऐसे खामोश हुआ जैसे जवाब तो उसके पास हजार हैं, मगर वो उन्हें बयान करना नहीं चाहता। मुझे किसी से ताल्लुकात बनाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा ताल्लुक काफी है मेरे लिए। एक ही ताल्लुक तो काफी नहीं होता ना तुम सब के लिए। उसने जाने क्यों यही तंज किया उस पर। मुझे किस सब में शामिल कर रहे हो? उसे झटका लगा। वही जो तुम हो। क्या हूं मैं? बीवी हूं तुम्हारी। और क्या हूं? अब तो वो हर सूरत मालूम करना चाहती थी कि उन इतनी सारी बातों का मतलब क्या है। तो बीवी बनकर ही रहूं ना? वो इन अंदाजों का हामिल नहीं था। आज ही आज, अभी के अभी इसने इतने अंदाज सीख लिए थे। बीवी ही तो बनी हूं, वरना तुम बता दो कैसे बनते हैं। वो इस सारी सूरत हाल को समझने से कासिर थी। खुद को जरा तसल्ली देने के लिए उसने यही सोच लिया कि शायद वो आज परेशान है, और इस परेशान को मजीद परेशान न करने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? कि घर की तरफ जाने वाली सड़क को पहचान कर उसने पूछा। घर? उसकी आवाज इसके मोड से भी ज्यादा खराब थी। तुमने कहा था हम डिनर के लिए जा रहे हैं। डिनर तुम घर करना। तुम इसलिए मुझे वहां से इतनी जल्दी में लेकर निकले। वहां से निकलने का गम अभी तक है। वहां से जल्दी आने का नहीं, तुम्हारे झूठ बोलने का। ये अचानक से तुम्हें किया हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो आज? वो खामोश हो गया, जैसे इसकी ठोस दलील पर कायल हो गया हो। सोचने लगा कि क्या हुआ इसे। अचानक से कुछ नहीं होता, हर चीज की वजह होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है। इसका अंजाम शायद अचानक सामने आता है। ये सब इसने इसे नहीं कहा था, उसने खुद से या किसी और से ही ये कलाम किया था। इसके पहलू में बैठी हूर पर बहुत से रंग आकर गुजरे इस बुड़बुड़ाहट पर। वो एक नॉर्मल इंसान था। अचानक से इसे शुबा हुआ कि वो अब नॉर्मल भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। घर का कुफुल खोलकर उसने इसे अंदर छोड़ा और खुद वापस पलटा। कहाँ जा रहे हो? वापस पार्टी में। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, कहकर वो चला गया। उसने रुक कर उसके चेहरे पर छाए अफसोस और मलाल को भी नहीं देखा। इसने ये भी नहीं देखा कि वो जो इतनी खूबसूरत लग रही थी, अब क्यों इतनी बदसूरत नजर आने लगी है। बदसूरती की इब्तिदा इसने अपना निकलस उतार कर की। इसने इसे नोच कर उतारा और दीवार पर दे मारा। फिर झटके से अपने जूते उतार फेंके। दाएं कली में पहना ब्रेसलेट, दोनों कानों में पहने टॉप्स। गुस्से से बालों में इतनी बार हाथ चलाए कि वो उलझकर खिजा रसीदा से नजर आने लगे। उसे गम ज्यादा था, गुस्सा वो अंदाजा ही नहीं लगा सकी, पर वो बहुत बुरी तरह से सहम गई। कुछ देर पहले वो एक ऐसे शख्स से मिली थी जिसे वो जानती ही नहीं थी। ये इस शख्स से अचानक मुलाकात थी, जैसे चलते चलते किसी गलीज सी चीज से उलझकर गिरना। 2 घंटे बाद वो वापस आया तो वो वहीं बैठी थी, बिना कुछ खाए पिए, एक ही अंदाज से बाहर देखते हुए। इसके फेंके गए जूते ये बता रहे थे कि वो किस कदर गुस्से में आ गई थी। उन जूतों और उन जूतों को पहनने वाली पर एक नज़र डालकर भी वो इसे बहलाने इसके पास नहीं आया और जाकर सो गया। वो जाकर सो गया और वो सो ना सकी। उसे क्या हो गया है? वो खुद से बार बार ही एक सवाल कर रही थी। यह सवाल उसे खुद से ही करना चाहिए था। इससे मुताल्लिक बहुत से सवालों के लिए यकीनन इसी के पास आना चाहिए। वो जो जरा सा सहम गई है, वो जो अंदर जाकर सो जाने वाले से बेइंतहा मोहब्बत करती है, वही मोहब्बत जिसमें सब जायज़ है।
सब खून मुआफ हैं, जिसका हर वार पर इख्तियार है, इसी सब के लिए वो सहम गई है। मूड इसका खराब होना चाहिए था, जबकि इसने अपना मूड खराब कर लिया। कई दिन तक वो इससे खींचा खींचा रहा, कुछ पूछने पर भी जवाब ना देता, मुस्कुराकर उसकी तरफ देखना जैसे इसने खुद पर हराम कर लिया था, और कहीं बाहर ले जाने पर भी इस पार्टी के बाद वो इसे दोबारा कहीं नहीं लेकर गया। छोटी बड़ी पार्टीज तो होती ही रहती थी, वो खुद भी उनमें नहीं जाता था। वो इस तरह के शौक नहीं रखता था। इसे किताबों से बहुत लगाव था और वो उन्हीं पर सर रखकर सो जाता। न्यूयॉर्क में जो उनके करीबी मिलने वाले थे और जिनके यहाँ जाए बना रहा नहीं जा सकता था, वहाँ वो अकेला ही जाता था। इसे नहीं मालूम कि वो लोगों के पूछने पर क्या कहता होगा, शायद एक ही घिसी पटी बात के इसकी तबीयत ठीक नहीं थी या वो कुछ मसरूफ थी। अब वो जरूर आती अगर बहुत थकी हुई ना होती। आइंदा जरूर लाऊंगा मैं उसे अपने साथ, ऐसी बहुत सी बातें करता होगा। उसकी बीवी खूबसूरत थी और वो इस खूबसूरती को घर में रखना चाहता था। वो एक औरत थी और वो इस औरत पर एतबार करना नहीं चाहता था। वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा हो रहा था। वो एक अच्छा इंसान था, वो एक अच्छा शौहर नहीं बन रहा था। वो बहुत खुले जहन का मालिक था, वो इसके उलट होता जा रहा है। पहली ही तकरार ने इसकी जूं बदल दी। वो देखती ही रह गई। आसमान के सारे सितारे एक साथ टूटते तो भी वो इतना हैरान ना होती, और अब उसे देख देख उसकी हैरत जाती ही नहीं। बदल तो वो कुछ अरसा पहले ही रहा था, इस पर अब आश्कार हो रहा था, क्योंकि अब दोनों साथ थे, दोनों एक ही ताल्लुक से थे और वो इसका हाकिम था। भले से वो इसे महबूब बनाए बैठी रहे, इसे देख देख कर जीती रहे, इसे सोच सोच कर ख्वाब बुनती रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बदलने लगी। वो अपनी खूबियों को आग लगा देने के दर पर हो गया। कुछ ही दिनों बाद उसे इसके परनस्ल फोन रखने पर एतराज हुआ। न्यूयॉर्क जैसी हाई फाई सिटी में वो इसके परनस्ल फोन पर बहस कर रहा था। घर में फोन है, वो इस्तेमाल करो, मुझे घर का फोन इस्तेमाल करने पर एतराज नहीं है। मुझे एतराज फोन छीन लिए जाने पर है। एतराज तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम एतराज करो? तुम्हें जो कहा तुम वो करो, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो रू देने को हुई। तुम्हें मुझसे सवाल जवाब करने हैं। ये सवाल बहुत कड़ा था, उसे अपनी नाकामी साफ नजर आने लगी। तुम्हें मुझे ठोस वजह बताना होगी। नाकामी से बचने की एक कोशिश की इसने। तो फिर सुनो, शादी से पहले तुमने ये वादा किया था कि जो मैं चाहूंगा तुम वही करोगी। तुमने कहा था ना, एक ये चाल उसे हर जगह मात करने वाली थी, हर बार हारने वाली थी वो। अब इसे कहा था शादी से पहले, इसने बहुत कुछ कहा था। हाँ, वो बेबसी से बोली, मैंने कहा था लेकिन क्यों, कैसे? अगर तुमने ये सब पूछना है तो मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ एक घर में रह सकते हैं। कितनी जल्दी थी उसे बिसात समेटने की। इसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। कोई भी इस बारबी को इस हालत में देख लेता तो कफ अफसोस मिलता, तरस खाता, इसके लिए दुआ खैर करता, मोहब्बत से तौबा करता। इतनी जल्दी इसने अलहदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। ऐसे कैसे? अभी तो लाखों सवाल बनते थे कि इससे पूछे जाएं कि ऐसे कैसे अलहदगी की बात कर दी तुमने। जान ही निकालनी है तो किसी और अंदाज से निकालो। अलहदगी की बात कर रहे हो, तुमने क्या कह दिया? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत करने वाले तो मैं नहीं जानता कि मोहब्बत करने वाले क्या क्या करते हैं। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मेरी हर बात माननी है, मेरे साथ रहना है तो मेरे अंदाज से रहना होगा। तुम्हें क्या हो गया है? बेचारगी से इसने पूछ लिया और जवाब सुनने की इसमें सकत ना रही, ना वो कर नहीं सकी थी। वो क्या कह रही है वो सुन नहीं रहा था, वो क्या पूछ रही है वो बताना नहीं चाह रहा था। वो किस मकाम पर है इसका तयन उसने किया नहीं था। मोहब्बत के नाम पर वो अब हर बार चढ़ता था, फिर शायद वो भड़केगा और फिर वो मोहब्बत से नफरत करने लगेगा, किसी की भी मोहब्बत से, हर मोहब्बत से। इसने परनस्ल फोन बंद कर दिया, सोशल नेटवर्किंग साइट के सभी अकाउंट्स भी। अगर वो ये सब चाहता था तो वो भी ये सब चाह सकती थी। एक मरहला मोहब्बत ही सब कुछ होता है।
सहल भी और मुश्किल भी। मिल जाए तो सभी कुछ सहल लगने लगता है, ना मिले तो एक सुई उठाना भी मुश्किल लगता है। उसे इसकी मोहब्बत मिल चुकी थी, फिर भी बहुत कुछ इसके लिए मुश्किल ही था। जब वो इसे ना देखना चाहे तो उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करना और इसे सिर्फ इतना यकीन दिलाना कि वो पूर इससे मोहब्बत करती है, और ये मोहब्बत नफरत में भी बदलती थी जब जब वो लफ्ज़ों के कूले लिए उसकी तरफ बढ़ता। ये किसका नंबर है, कब लाख खोल कर वो अंदर आया, इसे पता ही ना चला। वो ऐसे ही दबे पांव घर में आता था जैसे उसे यकीन हो कि इसकी गैर मौजूदगी में वहाँ वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन छप छप कर किया जा रहा है। निम्रा आपी का वो किचन में काम कर रही थी, उसकी तरफ देखे बना कहा, उन्होंने शिकागो में नया घर लिया है इसलिए नंबर चेंज है, ये उनके नए घर का नंबर है। उसकी पूरी बात सुने बगैर वो फ़ोन कॉल मिला चुका था। फिर आसीन ने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, दानियाल की आवाज़ आई, अब बोलो भी। इतनी देर बात करके भी जी नहीं भरा कि दोबारा दानियाल की चहकती हुई आवाज़ दरमियान में ही बंद हो गई है। इसने कॉल ड्रॉप कर दी थी। ये निम्रा थी? नहीं, ये दानियाल भाई थे। तो तुम उनसे इतनी लंबी बात करती रही हो? कोई और नहीं मिला तो दानियाल ही सही। बुरी बात को उसने बुरे ही अंदाज से किया। मैंने आप ही से ही बात की थी। वो उधर उधर होंगी तो दानियाल भाई ने फ़ोन उठा लिया। तुम पूछ लो निम्रा आपी से फ़ोन करके, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से भी पूछने की, मेरी अपनी अक्ल इतना काम कर ही लेती है कि मुझे झूठ और सच का मालूम हो। इसने फ़ोन को किचन काउंटर पर पटखा। वो इस पर शक करने का हक रखता था अगर वो काबिल रश्क होती। वो अगर छप छप कर भी कुछ करेगी तो इसी से ही मोहब्बत करेगी, इसी से छप कर अपने दिल की बातें करेगी जो वो इसे अपने सामने करने नहीं देता था। वो खामखा की खामियां अपने अंदर पैदा कर रहा था। वो इससे दूर रहना चाहता था, वो इसे दूर रखना चाहता था। इसे गुमान हुआ कि वो इस पर जिंदगी तन करके उसे छोड़ देने की शाह दे रहा है। वो इस पर सांसें भी तन कर दे तो भी वो इसे छोड़ कर नहीं जाएगी। इसके पास 100 उज़्र होंगे, इसके पास एक भी नहीं था। कितनी सी बात पर अब वो रात का खाना उसके साथ एक टेबल पर बैठकर नहीं खाएगा। वो अपना खाना खुद निकालेगा और इसे लिविंग रूम में अकेला बैठकर खाएगा। वो इसे सॉरी भी कह देगी तब भी वो ही करेगा। लंबी वॉक के लिए निकल जाएगा जो अक्सर इतनी लंबी हो जाती थी कि वो इंतज़ार करते करते सो जाती थी। वो वजाहत करती तो भी वो यही करता, तकरार करती तो भी और लड़ती तो तब भी यही सब होता। इन दोनों के घर में वो ऐसे जिंदगी गुजार रहा था जैसे वहां अकेला ही हो। वो लड़की मौजूद ना हो जो इसकी बीवी है, जो इससे मोहब्बत करती है। वो इसे घर से बाहर निकलने नहीं देता था। करीबी मार्केट तक जाकर घरेलू अशिया की खरीदारी जो वो किया करती थी वो भी इसने अपने जिम्मे ले ली। एक दिन उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो महज लिविंग रूम में बनी इसे इस खिड़की के जरिए ही बैरूनी दुनिया से जड़ी हुई है। से इस एहसास से तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि इसकी दुनिया, इसका शौहर उसे अपनी दुनिया में घुसने भी नहीं दे रहा था। और इंसानों से बनी इस दुनिया में भी इस एहसास से वो इतना जान गई थी कि इसके शौहर की दुनिया अलग है। अभी भी वो बीवी बनकर भी इसकी दुनिया का बासी नहीं बन सकती, क्योंकि दिल की दुनिया की आबादकारी ताल्लुक से नहीं, एहसास से होती, पसंदीदगी और चाहत के एहसास से, पालेने और अपनाए रखने के एहसास से। वो ये सब सोच रही थी, लेकिन अगर उसे सोचने का काम करना ही था तो बहुत पहले करना चाहिए था। अब देर नहीं, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अगर वो ये सब सोच भी लेती तब भी वो यही करती। इससे शादी के एक दिन तंग आकर वो इसकी मिन्नत करने लगी कि वो इसके साथ कहीं बाहर चले, उसे खुली हुआ में ले चले, इसका हाथ पकड़ ले, इससे चंद बातें करे, इसे अस्पताल से कुछ देर के लिए निकाले जहां वो अकेली पड़ी रहती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे घर में रहने वाली बीवी चाहिए, तो क्या मैं घर में रहती? बस फिर घर ही रहूं। क्या घर में रहने वाली बीवी अपने शौहर के साथ बाहर नहीं जाती? अपने शौहर के साथ भी नहीं, तो तुम्हें हर सूरत बाहर ही जाना है। बाहर के लोग, बाहर की दुनिया, बाहर बाहर, मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना है। मैं तफरी नहीं चाहती, कुछ सुकून चाहती हूँ। एक ही बात है, इतना पढ़ा लिखा शख्स कितने छोटे तंज कर रहा था, उसे ये जेब नहीं देता था। ठीक है, हम बाहर नहीं जा सकते, मैं बाहर नहीं जा सकती, तो क्या इस घर की छत तले हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते?
एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते। तुम घर आते हो, बमुश्किल खाना खाते हो और फिर से बाहर चले जाते हो। तुम्हारा कहना है कि तुम वॉक के लिए जाते हो और तुम इस वक्त वापस आते हो जिस वक्त तुम्हें यकीन हो जाता है कि मैं सो चुकी हूँगी। मैं सो नहीं जाती, मैं सोती बन जाती हूँ ताकि तुम वापस ना पलट जाओ। तुम घर में जहाँ कहीं भी बैठते हो, मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ तो तुम्हें स्टडी करना याद आ जाता है, फिर तुम स्टडी रूम से ही नहीं निकलते और मुझे ही दुरुस्त अंदाज लिए कहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ने दूँ। मैं भी तुमसे कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने साथ जिंदा रहने दो, हमारे एक साथ होने का एहसास दिलाने दो। मोहब्बत, मैंने कहा था तुम्हें मोहब्बत नाम की चीज़ से मैं वाकिफ नहीं हूँ। तुम्हें मुझे कितनी बार याद करवाना होगा। इसका लहजा भी सपाट था और अंदाज भी। झूठ मत बोलो, तुम्हें सब मालूम है, सब जानते हो। तुम मेरे लिए बदल गए हो, तुम मेरे लिए बदले ही रहना चाहते हो। तुम ये भी जानते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बेतहाशा है, इतनी ज्यादा है कि तुम मेरी गर्दन भी काट डालो तब भी ये मोहब्बत नफरत में नहीं बदलेगी। तुम सिर्फ मुझे महसूस नहीं करना चाहते, तुम सब जानते हो। तुम इस जान लेने को मानना नहीं चाहते। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है। वो अपनी मर्जी की बात का जवाब ही देता था। तुम मुझ पर शक करते हो, क्या ये ठीक है? मोहब्बत तो दूर की बात है, हम दोनों में तो कोई रिश्ता ही नजर नहीं आता। तुम अपनी और मेरी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि क्या कुछ गलत हो रहा है? गलत वो तो कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है। तुम्हारी बीवी क्या गलत करेगी? हम तो दोस्त भी थे, भूल गए कितना पसंद करते थे। तो मुझे गलत तो कोई भी कभी भी कर सकता है। अच्छा दोस्त भी मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये कहते वो बेहद संजीदा था। कोई भी वो जेर लब बड़बड़ाए। आम हालात में वो इसके इस तरह कहने पर शायद तालियां बजाती कि वो बना जाने इतनी ठीक बातें कैसे कर सकता है। इसने कैसे जान लिया कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है? अच्छा दोस्त भी वो अकेली ही इसके सामने खड़ी इस सब का इल्जाम ले रही थी, सजा भगत रही थी। वो अपने मलाल पर तालियां नहीं बजाना चाहती थी। वो इससे दूर होता जा रहा था, ये इसका गुमान था, वरना वो इसके करीब कभी था ही नहीं। वो हर बार हर दिन कुछ से कुछ बनता जा रहा था। शादी से पहले की दोस्ती वो भूल ही चुका था, जैसे उसे जानता ही नहीं, और अगर जानता है तो सिर्फ इतना कि वो इसकी बीवी है, बस। वो उसे रख कर भूल नहीं गया था, वो इसे जिंदगी में शामिल करके पछता रहा था। वो उसे फरामोश कर रहा था, हर आने वाले दिन पहले से ज्यादा। वो उसे रास्ते दिखा रहा था निकल भागने के, और वो उन रास्तों से निकल भाग नहीं रही थी। वो और से और उसमें कैद होती जा रही थी। वो इसकी होती जा रही थी। जिस शिद्दत से वो इसे खुद से परे धकेल कर इससे दूर हो रहा था, इससे हजार गुना शिद्दत से वो इसकी तरफ भाग रही थी। तुम्हें मुझसे सवाल जवाब करने हैं। ये सवाल बहुत कड़ा था, उसे अपनी नाकामी साफ नजर आने लगी। तुम्हें मुझे ठोस वजह बताना होगी। नाकामी से बचने की एक कोशिश की इसने। तो फिर सुनो, शादी से पहले तुमने ये वादा किया था कि जो मैं चाहूंगा तुम वही करोगी। तुमने कहा था ना, एक ये चाल उसे हर जगह मात करने वाली थी, हर बार हारने वाली थी वो। अब इसे कहा था शादी से पहले, इसने बहुत कुछ कहा था। हाँ, वो बेबसी से बोली, मैंने कहा था लेकिन क्यों, कैसे? अगर तुमने ये सब पूछना है तो मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ एक घर में रह सकते हैं। कितनी जल्दी थी उसे बिसात समेटने की। इसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। कोई भी इस बारबी को इस हालत में देख लेता तो कफ अफसोस मिलता, तरस खाता, इसके लिए दुआ खैर करता, मोहब्बत से तौबा करता। इतनी जल्दी इसने अलहदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। ऐसे कैसे? अभी तो लाखों सवाल बनते थे कि इससे पूछे जाएं कि ऐसे कैसे अलहदगी की बात कर दी तुमने। जान ही निकालनी है तो किसी और अंदाज से निकालो। अलहदगी की बात कर रहे हो, तुमने क्या कह दिया? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत करने वाले तो मैं नहीं जानता कि मोहब्बत करने वाले क्या क्या करते हैं। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मेरी हर बात माननी है।
मेरे साथ रहना है तो मेरे अंदाज से रहना होगा, तुम्हें क्या हो गया है? बेचारगी से इसने पूछ लिया और जवाब सुनने की इसमें सकत ना रही ना वो कर नहीं सकी थी। वो क्या कह रही है वो सुन नहीं रहा था, वो क्या पूछ रही है वो बताना नहीं चाह रहा था, वो किस मकाम पर है इसका तयन उसने किया नहीं था। मोहब्बत के नाम पर वो अब हर बार चढ़ता था, फिर शायद वो भड़केगा और फिर वो मोहब्बत से नफरत करने लगेगा, किसी की भी मोहब्बत से, हर मोहब्बत से। इसने पर्सनल फोन बंद कर दिया, सोशल नेटवर्किंग साइट के सभी अकाउंट्स भी। अगर वो ये सब चाहता था तो वो भी ये सब चाह सकती थी। एक मरहला मोहब्बत ही सब कुछ होता है, सहल भी और मुश्किल भी। मिल जाए तो सभी कुछ सहल लगने लगता है, ना मिले तो एक सुई उठाना भी मुश्किल लगता है। उसे इसकी मोहब्बत मिल चुकी थी, फिर भी बहुत कुछ इसके लिए मुश्किल ही था। जब वो इसे ना देखना चाहे तो उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करना और इसे सिर्फ इतना यकीन दिलाना कि वो पूर इससे मोहब्बत करती है, और ये मोहब्बत नफरत में भी बदलती थी जब जब वो लफ्ज़ों के कूले लिए उसकी तरफ बढ़ता। ये किसका नंबर है, कब लॉक खोल कर वो अंदर आया इसे पता ही ना चला। वो ऐसे ही दबे पांव घर में आता था जैसे उसे यकीन हो कि इसकी गैर मौजूदगी में वहाँ वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन छप छप कर किया जा रहा है। निम्रा आपी का वो किचन में काम कर रही थी, उसकी तरफ देखे बना कहा, उन्होंने शिकागो में नया घर लिया है इसलिए नंबर चेंज है, ये उनके नए घर का नंबर है। उसकी पूरी बात सुने बगैर वो फ़ोन कॉल मिला चुका था। फिर आसीन ने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, दानियाल की आवाज़ आई, अब बोलो भी। इतनी देर बात करके भी जी नहीं भरा कि दोबारा दानियाल की चहकती हुई आवाज़ दरमियान में ही बंद हो गई है। इसने कॉल ड्रॉप कर दी थी। ये निम्रा थी? नहीं, ये दानियाल भाई थे। तो तुम उनसे इतनी लंबी बात करती रही हो, कोई और नहीं मिला तो दानियाल ही सही। तो बुरी बात को उसने बुरे ही अंदाज से किया, मैंने आप ही से ही बात की थी। वो उधर उधर होंगी तो दानियाल भाई ने फ़ोन उठा लिया। तुम पूछ लो निम्रा आपी से फ़ोन करके, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से भी पूछने की, मेरी अपनी अक्ल इतना काम कर ही लेती है कि मुझे झूठ और सच का मालूम हो। इसने फ़ोन को किचन काउंटर पर पटखा। वो इस पर शक करने का हक रखता था अगर वो काबिल रश्क होती। वो अगर छप छप कर भी कुछ करेगी तो इसी से ही मोहब्बत करेगी, इसी से छप कर अपने दिल की बातें करेगी जो वो इसे अपने सामने करने नहीं देता था। वो खामखा की खामियां अपने अंदर पैदा कर रहा था। वो इससे दूर रहना चाहता था, वो इसे दूर रखना चाहता था। इसे गुमान हुआ कि वो इस पर जिंदगी तन करके उसे छोड़ देने की शाह दे रहा है। वो इस पर सांसें भी तन कर दे तो भी वो इसे छोड़ कर नहीं जाएगी। इसके पास 100 उज़्र होंगे, इसके पास एक भी नहीं था। कितनी सी बात पर अब वो रात का खाना उसके साथ एक टेबल पर बैठकर नहीं खाएगा, वो अपना खाना खुद निकालेगा और उसे लिविंग रूम में अकेला बैठकर खाएगा। वो इसे सॉरी भी कह देगी तब भी वो ही करेगा। लंबी वॉक के लिए निकल जाएगा, जो अक्सर इतनी लंबी हो जाती थी कि वो इंतज़ार करते करते सो जाती थी। वो वजाहत करती तो भी वो यही करता, तकरार करती तो भी और लड़ती तो तब भी यही सब होता। इन दोनों के घर में वो ऐसे जिंदगी गुजार रहा था जैसे वहां अकेला ही हो। वो लड़की मौजूद ना हो जो इसकी बीवी है, जो इससे मोहब्बत करती है। वो इसे घर से बाहर निकलने नहीं देता था। करीबी मार्केट तक जाकर घरेलू अशिया की खरीदारी जो वो किया करती थी वो भी इसने अपने जिम्मे ले ली। एक दिन उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो महज लिविंग रूम में बनी इसे इस खिड़की के जरिए ही बैरूनी दुनिया से जड़ी हुई है। से इस एहसास से तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि इसकी दुनिया, इसका शौहर उसे अपनी दुनिया में घुसने भी नहीं दे रहा था। और इंसानों से बनी इस दुनिया में भी इस एहसास से वो इतना जान गई थी कि इसके शौहर की दुनिया अलग है। अभी भी वो बीवी बनकर भी इसकी दुनिया का बासी नहीं बन सकती, क्योंकि दिल की दुनिया की आबादकारी ताल्लुक से नहीं, एहसास से होती, पसंदीदगी और चाहत के एहसास से, पालेने और अपनाए रखने के एहसास से। वो ये सब सोच रही थी, लेकिन अगर उसे सोचने का काम करना ही था तो बहुत पहले करना चाहिए था। अब देर नहीं, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अगर वो ये सब सोच भी लेती तब भी वो यही करती, इससे शादी के एक दिन तंग आकर वो इसकी मिन्नत करने लगी कि वो इसके साथ कहीं बाहर चले।
उसे खुली हुआ में ले चले, इसका हाथ पकड़ ले, इससे चंद बातें करे, इसे अस्पताल से कुछ देर के लिए निकाले जहां वो अकेली पड़ी रहती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे घर में रहने वाली बीवी चाहिए, तो क्या मैं घर में रहती? बस फिर घर ही रहूं? क्या घर में रहने वाली बीवी अपने शौहर के साथ बाहर नहीं जाती? अपने शौहर के साथ भी नहीं, तो तुम्हें हर सूरत बाहर ही जाना है। बाहर के लोग, बाहर की दुनिया, बाहर बाहर मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना है। मैं तफरी नहीं चाहती, कुछ सुकून चाहती हूँ। एक ही बात है, इतना पढ़ा लिखा शख्स कितने छोटे तंज कर रहा था, उसे ये जेब नहीं देता था। ठीक है, हम बाहर नहीं जा सकते, मैं बाहर नहीं जा सकती, तो क्या इस घर की छत तले हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते? तुम घर आते हो, बमुश्किल खाना खाते हो और फिर से बाहर चले जाते हो। तुम्हारा कहना है कि तुम वॉक के लिए जाते हो, और तुम इस वक्त वापस आते हो जिस वक्त तुम्हें यकीन हो जाता है कि मैं सो चुकी होंगी। मैं सो नहीं जाती, मैं सोती बन जाती हूँ ताकि तुम वापस ना पलट जाओ। तुम घर में जहाँ कहीं भी बैठते हो, मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ तो तुम्हें स्टडी करना याद आ जाता है, फिर तुम स्टडी रूम से ही नहीं निकलते और मुझे ही दुरुस्त अंदाज लिए कहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ने दूँ। मैं भी तुमसे कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने साथ जिंदा रहने दो, हमारे एक साथ होने का एहसास दिलाने दो। मोहब्बत, मैंने कहा था तुम्हें मोहब्बत नाम की चीज से मैं वाकिफ नहीं हूँ। तुम्हें मुझे कितनी बार याद करवाना होगा? इसका लहजा भी सपाट था और अंदाज भी। झूठ मत बोलो, तुम्हें सब मालूम है, सब जानते हो। तुम मेरे लिए बदल गए हो, तुम मेरे लिए बदले ही रहना चाहते हो। तुम ये भी जानते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बेतहाशा है, इतनी ज्यादा है कि तुम मेरी गर्दन भी काट डालो तब भी ये मोहब्बत नफरत में नहीं बदलेगी। तुम सिर्फ मुझे महसूस नहीं करना चाहते, तुम सब जानते हो। तुम इस जान लेने को मानना नहीं चाहते। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है। वो अपनी मर्जी की बात का जवाब ही देता था। तुम मुझ पर शक करते हो, क्या ये ठीक है? मोहब्बत तो दूर की बात है, हम दोनों में तो कोई रिश्ता ही नजर नहीं आता। तुम अपनी और मेरी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि क्या कुछ गलत हो रहा है? गलत वो तो कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है। तुम्हारी बीवी क्या गलत करेगी? हम तो दोस्त भी थे, भूल गए कितना पसंद करते थे। तो मुझे गलत तो कोई भी कभी भी कर सकता है। अच्छा दोस्त भी मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये कहते वो बेहद संजीदा था। कोई भी वो जेर लब बड़बड़ाए। आम हालात में वो इसके इस तरह कहने पर शायद तालियां बजाती कि वो बना जाने इतनी ठीक बातें कैसे कर सकता है। इसने कैसे जान लिया कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है? अच्छा दोस्त भी वो अकेली ही इसके सामने खड़ी इस सब का इल्जाम ले रही थी, सजा भुगत रही थी। वो अपने मलाल पर तालियां नहीं बजाना चाहती थी, वो इससे दूर होता जा रहा था। ये इसका गुमान था, वरना वो इसके करीब कभी था ही नहीं। वो हर बार हर दिन कुछ से कुछ बनता जा रहा था। शादी से पहले की दोस्ती वो भूल ही चुका था, जैसे उसे जानता ही नहीं, और अगर जानता है तो सिर्फ इतना कि वो इसकी बीवी है, बस। वो उसे रख कर भूल नहीं गया था, वो इसे जिंदगी में शामिल करके पछता रहा था। वो उसे फरामोश कर रहा था। हर आने वाले दिन मैं उसे हर बात सिखाऊंगा, हर वो बात जो उसे धोखे से बचा सकी। मैं उसे सिखाऊंगा कि इंसानों पर किसी सूरत एतबार नहीं करना, औरत पर खासकर। मैं इसे बताऊंगा कि ये अपनी जिंदगी में आने वाले हर इंसान के दूसरे रुख से खुद को आगाह रखे। इसे मालूम होना चाहिए कि छुपी हुई सूरतें क्या होती हैं। खासकर उसे ये जान लेना चाहिए कि दुनिया में मोहब्बत नाम का कोई वजूद नहीं है। मोहब्बत के नाम पर जो किए जाते हैं वो सब ड्रामे और शुबदे होते हैं। और मालूम करना है हुरिया कि मुझे इसे क्या क्या सिखाना है। साकित पुतलियों और बेजान हुई जान के साथ हुरिया उसकी हर बात के आर पार हो गई, और आर पार उसने खुद को ही देखा। उसने तेजी से सरनफी में हिलाया, पागलों की तरह। अगर और मालूम कर लेती तो जो बचा था वो सुकून भी जाता, फिर वो बाकी मानदा जिंदगी कैसे गुजारती।
अगर उसे सब मालूम हो जाता तो रातों के आखिरी पहरों में भी ना सो सकती। 3 अफराद पर मुश्तमिल वो घर सिर्फ 2 अफराद का हुआ। हुरिया हर गुजरते दिन के साथ मनफी होने लगी। एक ऐसी औरत जिसे हर गुजरते वक्त के साथ नापसंद किया जा रहा था, बना किसी वजह के, बना किसी सबूत के। और अगर ठोस वजह मिल ही जाती, और अगर कोई सबूत हाथ में आ ही जाते, तो हुरिया कहाँ जाती? वो जिस शख्स से मुसलसल मोहब्बत किए जा रही थी, वो इसे मुसलसल नापसंद किया जा रहा था। दिन और रात एक जैसे हो चुके थे, बेमानी और बेलुत्फ। वो दोनों एक ही जगह, एक ही ताल्लुक से जुड़े अलग अलग समतों में जा रहे थे। हमराही अगर अपनी समत बदल ले तो सहराओं में भटक कर दीवाना होकर मरने को जी चाहता है। हुरिया का भी यही जी चाहता था, वो ऐसे दीवानी होकर मर जाए कि वो इसकी मौत पर ही बुलबुला उठे। मजाक में ही सही रोए तो याद तो करे, नाम तो ले, पुकारे तो सही, कुछ तो करे। एक ही मौसम में उन्होंने चंद साल और गुजार दिए। शादी की इस डोरी पर सब गिरहें हुरिया ने ही लगाई थी। वो गिरा लगाते लगाते थक चुकी थी, फिर भी हर बार एक नई गिरा लगा देती थी। पापा, हमारे घर बीबी डोल कब आएगा? हुसाम अपने पापा की गोद में बैठा पूछ रहा था। किचन में खाना बनाते इसके हाथ रुक गए। हुसाम इससे बहुत दफा पूछ चुका था। आजकल वो ऐसी ही बातें कर रहा था। स्कूल से वापसी पर जब वो दोनों वॉक करते हुए घर की तरफ आ रहे होते थे, तो ये इसका पसंदीदा मौजू होता था बात करने के लिए। शायद इसके क्लास फेलोज अपनी छोटी बहनों की बातें करते थे इससे, और इसे नित नई कहानियां और शरारतें सुनाते थे। वो तन आ गई थी रोज रोज इसके एक ही सवाल पूछने से, और अब वो अपने पापा से भी पूछ रहा था। डोल, वो उलझकर उसकी तरफ देखने लगा। यस, हमारी डोल, पिंक फराक वाली, जो मुझसे बातें भी करे, जिसे प्राम में बिठाकर हम घुमाने ले जाएं, और अगर कभी वो सो रही हो तो मैं उसके हाथ पर चुटकी काट लूं ताकि वो उठकर रोने लगे। फिर वो रोएगी और मैं हंसूंगा ऐसे, हा 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 हा। हमें कोई डोल नहीं चाहिए। हुसाम मेरी जान है, और जान सिर्फ एक ही में होती है। फिर मैं किससे खेलूंगा? मुझसे। लेकिन अब तो बड़े हैं, और अब हर वक्त मेरे पास भी नहीं होते। वो हर वक्त मेरे साथ रहेगी। अगर तुम चाहो तो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं, इतनी। इसने अपने दोनों बाजू फैलाए, और इतनी मोहब्बत में सब कुछ किया जा सकता है। मैं भी, हुसाम ने भी इसी के अंदाज से बाजू फैलाए। तुम्हें पता है हुसाम, दुनिया में सिर्फ एक ही मोहब्बत होती है, बाप और बेटे की, तुम्हारी और मेरी और मामा की। मामा कहती हैं वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत बहुत। वो भी अब जितनी ही मोहब्बत करती हैं, है ना? वो मोहब्बत कर लेती। अगर वो एक औरत न होती, वो कहे बना रह नहीं सका। वो जानती थी वो कोई एक बात ऐसी जरूर कहेगा, और उसने कह दी। एक बेटे से, इसकी माँ से मुताल्लिक। किचन से तेजी से निकलकर उसने हुसाम को उसकी गोद में से उठाया, उसके गाल चूमे और देर तक सीने से लगाए रखा। मेरे बेटे को तो मेरी मोहब्बत पर यकीन करने दो, से किसी का भी यकीन नहीं करना चाहिए, जैसे तुमने नहीं किया। इन सालों में मुझे ठीक से मालूम ही नहीं हो सका कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो हो जाए जो तुम्हें चाहिए। तुमने खुद तो मुझे मोहब्बत दी नहीं। तुम चाहते हो मुझे हुसाम की मोहब्बत भी ना मिले। तुम चाहते हो वो तुम्हारे जैसा बन जाए। नहीं, मैं चाहता हूँ वो मुझ जैसा ना बने, अपने बाप की तरह अंधा और बुरा ना बने, हर एक के हाथों उल्लू ना बन सके। वो आंखें खोलकर दुनिया को देखे परखे, इसके हर रंग ढंग को उसे मालूम होना चाहिए। उसे सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़नी, इसे लोगों को भी पढ़ना है। इससे मैं नहीं बनने दूंगा। मैं उसे छुप छुप कर, घूट घूट कर रोता हुआ नहीं देख सकूंगा। तुम इस मामले से दूर रहो। मैं अपने बेटे को दुखी बनने नहीं दूंगा। छुप छुप कर रोते हो तुम, क्यों? किस लिए? किसके लिए? यह तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा मसला कोई भी नहीं था। फिर भी सभी मसले मेरे ही लिए बने। मुझे मालूम करना है कि मैं कौन हूँ। हुसाम की माँ भी नहीं हूँ तो कौन हूँ? क्या हूँ तुम्हारे लिए? मैं मान लेती हूँ कि मैं बुरी औरत हूँ, बहुत बुरी होंगी, मगर मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मैंने धोखे दिए होंगे, मगर मोहब्बत के नाम पर तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया।
मैं अपनी मोहब्बत में तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। कितनी बार सुनोगे? आखिर कितनी बार? तुम्हें तो रहम भी नहीं आता। ऐसे तो नहीं थे तो मेरे लिए ही ऐसे बन गए। मेरे लिए ही क्यों? मुझे घर से निकाल कर बाहर फेंक दो, लेकिन अब बस करो। तनी सजा काटी है इस मोहब्बत के लिए जो मैंने तुमसे की। तुम्हारी बीवी तन्हा रहते रहते थक चुकी है। वो मुर्दा होने को है और तुम अंधे और बहरे बने हुए हो। कैसे मसीहा हो? अपनी बीवी का इलाज नहीं कर सकते। हुसामस के हंसलई अंदाज पर सहम गया। नफरत करते हो मुझसे? तुम्हें नफरत करनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ मुझसे। हर औरत से नहीं। हर औरत में कुद्सिया भी शामिल है, और वो नफरत के लिए नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। काश मुझे मालूम होता कि तुमसे मोहब्बत का इतना भयानक अंजाम होगा। लेकिन अगर मुझे मालूम होता तो भी मैं यही करती। तुम्हारी मोहब्बत मेरे वजूद में ऐसे उतरी कि मैं मर तो सकती थी, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती थी। मुझे मर ही जाना चाहिए था। वो हुसाम को इससे लेकर जा चुका था। वो रुए चलाए, इससे फर्क नहीं पड़ता था। जब वो इसकी जिंदगी से जा नहीं रही थी तो वो सब कुछ करने में हक बजानिब था। वो किसी भी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करना नहीं चाहता था। वो मोहब्बत के कितने ही मंत्र इस पर पढ़कर क्यों ना फूंक देती, इस पर असर होने वाला नहीं था। जब मोहब्बत का अव्वलीन तिलिस्म टूटता है तो फिर कोई और जादू नहीं चलता, किसी और का जादू नहीं चलता। ये तिलिस्म हुरिया ने तोड़ा था। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए मैंने अपना एक कीमती साल ज़ाय किया था। मैं इसे ज़ाय ही कहूँगी क्योंकि मेडिकल के लिए मेरा मेरिट नहीं बना था और मुझे दोबारा पेपर्स देकर मेडिकल के लिए मेरिट बनाना था। मेरिट पर आने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, इतनी पढ़ाई कि मुझे यकीन था कि अब मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को मुझे एजाज़ के साथ कॉलेज में सीट देनी ही होगी और वो फ़ख्र से कहते फिरेंगे कि हुरिया नदीम उनके कॉलेज की तालबा है। हुरिया नदीम उनके कॉलेज की तालबा बन गई और एजाज़ इसे ख़ानदान भर से मिला। मेडिकल कॉलेज की तालबा बनने पर जहां सब आर्ट, डिज़ाइन और मीडिया सिड्स कर रहे थे, एक में ही होनहार थी ख़ानदान भर में जो डॉक्टर बनने जा रही थी। मुझसे मुतासिर होने वालों में सबसे आगे मेरे डैड थे। उन्होंने मुझे कॉलेज आने जाने के लिए नई 0 मीटर कार गिफ्ट की, वो कार जो मुझसे बड़ी निमरा आपी के पास भी नहीं थी। होनहार बच्चों को कुछ तो ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए और उनके ज़रा से ज़्यादा नखरे भी उठाए जाने चाहिए, तो मेरे उठाए गए। इस एक साल के चक्कर में मैं कुद्सिया से पूरे 2 साल पीछे रह गई। वो 2 साल मुझ सीनियर हो गई। वो वैसे भी मुझसे 1 साल सीनियर ही थी। स्कूल में हमारी दोस्ती स्कूल बस से शुरू हुई थी और देखने वालों के लिए वो काफ़ी पुख्ता दोस्ती थी, जिस पर रश्क किया जाता, नाज किया जाता और दुआ की जाती कि काश हमारा भी कोई ऐसा दोस्त हो। ये काश वाला दोस्त कुद्सिया मेरी थी। मुझे लेकर कुद्सिया भी यही दावा करती कि वो मेरे मामले में खुशकिस्मत है। कुद्सिया को जुनून था डॉक्टर बनने का। हमारी दोस्ती का आगाज़ भी इसीलिए हुआ कि हम अक्सर मेडिकल लाइफ को डिस्कस करते थे, अपने प्लान्स एक दूसरे को बताते थे। मैं और वो स्कूल लाइफ से ही डॉक्टर मैगज़ीन पढ़ने के आदी थे। मैं अपनी खाला से ऑस्ट्रेलिया से मंगवाती थी, जबकि कुद्सिया एक स्टोर से ढूंढ कर पढ़ती थी। मेरे मैगज़ीन्स इसके मैगज़ीन्स के मुकाबले में बहुत मालूमाती होते थे। मेरे पास मुख्तलिफ मेडिकल रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल बक्स भी थी, आर्टिकल्स भी। तो कुद्सिया बहुत ममनून होती थी, मेरी ही वजह से वो इतना कुछ पढ़ पाई थी। और मैं बस इसकी इतनी ही ममनून होती थी कि वो मुख्तलिफ आर्टिकल्स को मेरे साथ डिस्कस कर लेती है, जो कि कोई और नहीं कर सकता था। दोस्ती के मामले में मैं ज़रा मुख्तलिफ इंसान थी। दोस्तों के मखसूस हंगामे, लड़ना झगड़ना, शोर शराबा मुझे मुतासिर नहीं करते थे। अगर कुद्सिया भी मेरी दोस्त न होती तो शायद कोई भी ना होती। कुद्सिया से दोस्ती भी बहुत सुस्त रवि से आगे बढ़ी थी। 1 साल तक तो मैंने इसे अपना नंबर ही नहीं दिया था। उसने 2-3 बार मांगा मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी कि मैं उससे स्कूल से आने के बाद भी फ़ोन पर बात करूं। कुद्सिया बहुत बोलती थी और उसका कहना था कि उसे अक्सर मेरी याद आती है। छठी के बाद फ़ौरन घर जाते ही उसे मेरी याद आने लगती थी।
फिर रात तक वो मुझे एक दो बार फ़ोन कर लेती। तालीम के अलावा मेरी अपनी मसरूफियात थी और मुझे आदत नहीं थी कि मैं इधर उधर के लोगों को भी अपनी मसरूफियात में शामिल करूँ। ना ही कुदसिया मेरे लिए वो दोस्त थी जिसके कान में घुसकर मैं इसे अपनी हर बात, हर ख्याल और हर ख्वाब सुनाया करती। मैं खुद अपनी दोस्त थी। मेरे घर में मेरा मजाक उड़ाया जाता कि मैं वो वाहिद इंसान हूँ जिसके लिए कभी नहीं कहा गया हुरिया है घर में, मैं उसकी दोस्त हूँ। मुझे इस तरह अपना मजाक उड़ाए जाने पर कोई एतराज़ नहीं था। बहुत बचपन में एक बार डैड ने मुझसे कहा था, किसी दोस्त का न होना एक बड़ी खामी है। मुझ में यह खामी थी, कुदसिया के होते भी थी। मैंने कभी इसका तज़किरा अपने घर नहीं किया था। मैं गैर ज़रूरी बातें करने की आदी नहीं थी। डैड कहते उन्हें मेरे हद से ज्यादा प्रैक्टिकल मिजाज से डर लगता है। डर क्यों में चढ़ गए, तुम्हारे अपने पैमाने हैं और उन पैमानों में गुंजाइश भी नहीं। लचकदार रहू, अपने अंदर गुंजाइश पैदा करो। मुझे बात ही समझ में नहीं आई तो अमल क्या करती। ये सब स्कूल लाइफ की बातें थी। कॉलेज आने में कुदसिया की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। मेरे एक दिन कॉलेज न जाने पर वो खासा हंगामा करती थी। मेरे बीमार हो जाने पर वो बहुत बार फ़ोन करती थी। अब भी मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि मैंने खालिस माओ की तरह ख्याल रखने वाली दोस्त कहाँ से ढूंढी है। मुझसे ज्यादा उसे फिक्र होती थी कि मेरे बाल रफ हो रहे हैं, नाखूनों की चमक मांद पड़ चुकी है और गालों पर से दानों के निशानात आखिर क्यों नहीं जा रहे। कुदसिया जानती थी कि इसे कब बोलना है और कब खामोश रहना है। मैं कुदसिया के साथ बहुत मुतमईन थी। कॉलेज में हम ऐसी बेस्ट फ्रेंड्स मशहूर थी जो एक दूसरे के अलावा किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। मेरे कॉलेज जाने से पहले कुदसिया की काफ़ी हाई हेलो थी। कॉलेज में मुझे बहुत कोफ्त होती थी जब आते जाते उठते बैठते लड़कियां 5-5, 10-10 मिनट के लिए कुदसिया से गुपशप करती थी। मैंने कुदसिया से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन कुदसिया काफ़ी समझदार थी। आहिस्ता आहिस्ता कुदसिया ने अपना हल्का महदूद कर लिया। सब ही इसे पसंद करते थे। वो हर लड़की को इसके नाम से इखलास से जानती थी और अच्छे नज़रिए से जानती थी। इसके मुंह से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलती थी जो कि सुनने वाले को बुरी लगे। अक्सर लड़कियों का कहना था कि कुदसिया मेरी खूबसूरती से मुतासिर है और इतनी ज़्यादा मुतासिर है कि बिलावजा मुझसे चुपकी रहती है। कुदसिया ने दो एक बार ऐसी बातें सुनी और दिल खोकर हंसी। मुझे तो इससे मोहब्बत है। वो मेरे गाल छोटे बच्चों की तरह थपथपाती है। मेरी गुड़िया, मेरी हुर, ये कहते इसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें और चमकदार हो जाती। मुझे कुदसिया की आंखें बहुत पसंद थीं, रोशन और चमकदार। और कुदसिया बहुत खुश थी कि आखिरकार हम फिर से एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, जबकि वो मुझसे 2 साल सीनियर हो चुकी थी। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, हमें हमेशा से इसकी आदत थी। इन दो लोगों के ग्रुप ने मेरा ख़ास खैर मुकद्दम किया, जैसे सालों से मेरा ही इंतज़ार किया जा रहा था। कुदसिया और अफ़ान के ग्रुप ने। अफ़ान का नाम मैंने 2 साल पहले सुना था जब कुदसिया ने नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था। कुदसिया की बातों को मैंने कभी ज़रा ज़्यादा गौर से सुनने की कोशिश नहीं की, ना ही मुझे वो याद रहती थी। कई बार उसने मुझे अपने कज़न्स के बारे में बताया और मैं हर बार किसी नए तज़किरे पर भूल जाती थी कि वो किसकी बात कर रही है। वो बुरा नहीं मानती थी बल्कि नए सिरे से मुझे याद करवा देती थी। मैं हाकिमियत पसंद थी और कुदसिया इस हाकिमियत में महकूम का किरदार अदा करती थी। अगर वो महकूम ना भी होती तो भी वो हाकिम ना बन सकती। वो हुक्म चलाने के लिए पैदा ही नहीं हुई थी, मैं इसके लिए ख़ास थी। वो मेरी मद्दा थी, मेरी हर अदा अंदाज को सराहने वाली। अफ़ान का जिक्र इसने बारहा किया था। एक अरसे तक मैं ये सोचती रही कि आखिर कैसे मैं अफ़ान के जिक्र को नज़रअंदाज करती रही। क्या इसका जिक्र नज़रअंदाज किए जाने के काबिल था? क्या ऐसा किया जाना चाहिए था? कुदसिया मुझ लेकर अफ़ान के पास गई। हुरिया, वो मुझे देखते ही बोला। मैं इसे देखकर बोल ही नहीं सकी। वो बिल्कुल ऐसे ही मुस्करा रहा था जैसे कुदसिया मुस्करा रही थी। इसी मोहब्बत और चाह से इतना इंतज़ार करवाया तुमने। इसका इशारा मेरे 1 साल के गैप की तरफ था। हम दोनों के ग्रुप में अफ़ान सीनियर था और मैं जूनियर। अब तुम जूनियर हो गई हो। कुदसिया बोली, यानी कि तुम दरमियान में आ गई हो। और मैं ये बात करना नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं, मगर मैंने कर दिया। तुम दोनों के दरमियान में। वो हंसने लगी। वो मेरे आने से बहुत खुश थी। कुदसिया की क्लास थी, वो चली गई। अफ़ान मुझे कॉलेज दिखाने लगा, साथ साथ वो मुझे कॉलेज में हुए मुख्तलिफ वाक़यात सुना रहा था। वैसे ही वाक़यात कभी कुदसिया भी मुझे सुना चुकी थी। मैं बहुत तवज्जो से अफ़ान को सुन रही थी।
अगर मैं ज़रा ठहर कर कुछ वक्त सोचने के लिए लेती तो भी यही नतीजा निकलता कि मुझे उसे सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। अफान वो गैर मामूली खूबसूरत नहीं था, लेकिन वो खूब था क्यों था मैं मालूम नहीं कर सकी। ये पहली नज़र की पसंदीदगी या मोहब्बत नहीं थी, ये पहली नज़र की खूबी थी। इसकी पहली नज़र की, जिसने मुझ बांध लिया था, पाबंद कर दिया था। मैं इसका हाथों को उठाना, होठों को हिलाना, नरमी से मुस्कुराना, सर को हिलाना सब देख रही थी, बहुत शौक से देख रही थी। वजह मेरे पास नहीं थी, यकीनन वजह किसी के पास भी नहीं होती। कहाँ का मेडिकल कॉलेज और कहाँ की लाइफ। मुझे तो कॉलेज में कोई और नज़र ही नहीं आ रहा था। वो कुदसिया से एक क्लास सीनियर था और मुझसे नहीं। वो मेरे बारे में वो सब कुछ जानता था जो कुदसिया जानती थी, और मैं भी इसके बारे में सब जानती होती अगर मैंने वो तमाम बातें ज़रा गौर से सुनी होती जो कुदसिया अक्सर सुनाया करती थी। क्या अफान का जिक्र भूल जाने के लिए था? पहले दिन कॉलेज से आने के बाद मैं देर तक यही सवाल सोचती रही, इसका नाम नज़रअंदाज किया जा सकता है? वो नहीं। मैं बार बार नए सिरे से अफान से पहली बार मिलना याद कर रही थी। मुझे ये फिक्र सता रही थी कि मैंने इसे मुतासिर किया या नहीं, इसे मैं कैसी लगी। शायद मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। पहली बार के मिलने को मैंने हजारों बार जहन में दोहराया। जब कुदसिया मुझे अपने साथ लिए जा रही थी तो अफान की हमारी तरफ पुश्त थी, वो अपने आईफोन के साथ मसरूफ था। अफान, कुदसिया ने 2 कदम के फासले से उसे मुतवज्जे किया। वो फौरन ऐसे पलटा जैसे इंतजार से आजिज आ चुका हो। हुरिया, इसने मेरी आंखों में सिर्फ मेरी तरफ देखा और उसे मैंने वाज़े चौंकते देखा। बहुत से लोग मुझे देखकर ऐसे ही चौंक जानते थे। वो चौंका तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगा। वो सिर्फ मुझसे बातें कर रहा था, मेरे बारे में पूछ रहा था, सिर्फ मेरी तरफ ही मुतवज्जे था। वो ये सब दोस्ती के लिए कर रहा था। कुदसिया की या हुरिया की, रात भर मुझे नींद नहीं आई, पहली बार नहीं आई। अफान कहाँ है? मैंने कॉलेज जाते ही कुदसिया से सबसे पहले इसी का पूछा। कल बता रहा था कि कुछ काम है इसे, इसलिए आज नहीं आया। अलिफाफ, अफान को आज कॉलेज आना चाहिए था, कल मुझसे मिलकर आज वो छुट्टी कर सकता है, लेकिन इसने कर ली। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। कुदसिया से अफान की बातें की और वो उसकी बातें करती ही चली गई, जैसे इसी इंतजार में थी कि कोई इसे अफान के जिक्र पर अलिफाक्साए। सीनियर्स के भोंडे मजाक से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी बैग पर फूल चिपका दिया था और मुझे मालूम भी नहीं हुआ। जब एहसास हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई दोस्त, क्लास फेलो भी नहीं थी वहाँ। दिल चाह रहा था इतने सारे लोग जो मिलकर कहे लगा रहे हैं, ठीक उन्हीं के सामने बैठकर रोना शुरू कर दूं। मैं रूही पड़ती अगर अफान मेरे पास ना आता। उसने मुझसे लाइब्रेरी का पूछा। मैं खुद हवास बख्ता थी, इसे क्या बताती। क्यों ना हम मिलकर लाइब्रेरी ढूंढें, इसने पूछा। इसका अंदाज इतना अच्छा था कि वो मुझे वहां गनीमत लगा। मैं उसके साथ चलती लाइब्रेरी आ गई। किसी भी मजाक को इतना दिल पर नहीं लेते कि इसके लिए आंसू ज़ाय किए जाएं। लाइब्रेरी में बैठकर खुद को रिलैक्स करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा अच्छे माहौल में मिलेंगे फिर। आज से पहले मैंने कभी कुदसिया की तफसीली कहानियों पर फिर जैसा सवाल नहीं कहा था। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई और तीसरे दिन वो मुझे ढूंढता मेरे पास आया। इसने मुझे अपना दोस्त बना लिया। अफान के दोस्त बहुत कम थे, इनमें से एक कुदसिया थी, मगर कुदसिया ही क्यों। 2 साल तक जब मैं अफान के किस्से सुनती रही थी, यूं कहना चाहिए कि एक कान से सुनकर दूसरे से निकालती रही थी, इस वक्त मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी ये जानने में कि आखिर कुदसिया ही अफान की दोस्त क्यों। वो कुदसिया के साथ ही क्यों वक्त गुजारता है, इसे ही क्यों अपने नोटिस देता है, इसी की पढ़ाई में इतनी मदद क्यों करता है। फ्रेंडशिप डे पर अफान ने कुदसिया को अपने हाथों से बनी एक आयल पेंटिंग गिफ्ट की थी। कुदसिया मुझे दिखाने के लिए वो पेंटिंग मेरे कॉलेज लाई थी। नखलिस्तान में एक छोटा सा घर बना हुआ था, घर के पीछे सूरज की किरणें इसे रोशन कर रही थी। मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी इस गिफ्ट में जो कुदसिया को मिला था, और न ही ये जानने में कि अफान ने इसे खुद बनाया है तो क्यों, और बनाकर उसे ही क्यों दिया है। कुदसिया तो पेंटिंग पर उंगली रख रख कर उसकी तफसीलात बयान कर रही थी और खुश भी बहुत थी। तो अब मुझे याद आया कि वो दिया जाने वाला नखलिस्तान इस अफान का था। याददाश्त की ये याद मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। कुदसिया ने भी अफान को गिफ्ट दिया था, मुझे दुखा कर दिया था, और अफान ने इसी का दिया फ्रेंडशिप बैंड पहनकर रखा था। आने वाले दिनों में मैंने खुद को अफान का जायजा लेते पाया।
वो सिर्फ बोलता नहीं था बल्कि मेरे बोलने पर इसरार भी करता था। वो ख़ास तौर पर मुझसे मुखातिब होता था, हुरिया, हुर, ये तो जन्नत में नहीं मिलेगी कहकर वो शरारत से हंसने लगा। ज़मीन पर भी मिल सकती हैं। मैंने हाथ से सारे बाल समेटकर उन्हें बाएं शाने पर सामने फैला लिया। मैंने महसूस किया कि अफान ने दिलचस्पी से मेरी भूरी आंखों और भूरे बालों को देखा। वो ज़मीनी हूर को देख रहा था। तुम्हारे मामले तक तो ठीक ही है कि ज़मीन पर भी मिल सकती हैं। किताबें समेटकर वो क्लास लेने चला गया। गैर इरादी तौर पर मैंने उसे दूर तक जाते देखा। क्या हुआ? कुदसिया ने मेरी नज़रों का ताक़ुब किया। अफान की बात बुरी लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अफान की बात बुरी लग ही नहीं सकती। वो ऐसी बात करता ही नहीं जो बुरी लगे। कुदसिया शायद मेरी इस कोफ्त की वजह से कह रही थी जो कॉलेज में मुझे इसकी हाई हेलो फ्रेंड्स से होती थी। एक हाथ से बालों को सहलाते हुए मैं कुदसिया की तरफ देखने लगी। मुझे मालूम हो रहा था कि कुदसिया किस हद तक अफान को जानती है। वो क्या कह सकता है क्या नहीं। कुदसिया को मालूम था इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, जैसे दो पक्की सहेलियां हूँ। अपने अपने फारग वक्त में हम एक दूसरे के साथ होते। कभी मैं और कुदसिया, कभी मैं और अफान, कभी अफान और कुदसिया, और कभी हम तीनों। इन 3 लोगों के ग्रुप में कोई लीडर नहीं था। तीनों ही बोलते थे, तीनों को ही सुना जाता था। वो एक सुनहरी वक्त था। हम तीनों ही खुश, बेफक्रे और एक दूसरे के साथ थे। इस वक्त ना कोई हाकिम था, ना ही महकूम। अगर कोई महकूम होता तो वो मैं होती। अफान की कुदसिया आज भी बोलती थी तो मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी, मगर अफान का कहा एक एक लफ्ज़ मुझे याद रहता था। वो कुदसिया से भी ज़्यादा मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करता था। इससे मालूम था कि मैं कहाँ कहाँ पढ़ने में कमज़ोर हूँ। मैं अक्सर उससे पढ़ाई के बहाने फ़ोन करती रहती थी। हता के रात गए 2-3 बजे भी अगर मेरा दिल चाह रहा होता उसकी आवाज़ सुनने के लिए तो मैं वक्त की परवाह किए बगैर इसे फ़ोन कर देती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि मैं क्यों कर रही हूँ। मुझे ये मालूम था कि मुझे ये करना है। वो नींद से जागता तो भी मुझसे 10-15 मिनट ज़रूर बात करता। उसकी नींद में डूबी आवाज़ मुझ पर नशा सा तारी कर देती। मेरा दिल चाहता मैं उसे सुनती ही जा। कुदसिया अक्सर अफान को मजाक में अब्बा जान कहती। इसका ख्याल था कि वो बिल्कुल गब्बा की तरह हम दोनों का ख्याल रखता है, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं तुम दोनों को अपनी बेटियां बनाने का। अफान कुदसिया के इस तरह कहने से बहुत चौंका था। लेकिन तुम्हें अब्बा जान बनने का बहुत शौक है ना? अब्बा लोगों की तरह ही रिएक्ट करते हो? अच्छा, लेकिन अब्बा लोगों की तरह मैंने तुम्हें कभी मारा तो नहीं, ना कभी डांटा। कुदसिया हंसने लगी। मेरा ख्याल है मुझे ये दोनों काम फौरन कर लेने चाहिए। यानी तुम मान गए कि तुम अब्बा जी हो? अगर तुम्हें मैं अब्बा जी की सूरत में ही अच्छा लगता हूँ तो यही सही। इतनी जवान लड़कियों का बाप, आह, कैसा वक्त आ गया है। दोनों बाप बेटी एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कुदसिया की हंसी का फवारा फूटा। वो मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी काबू करने लगी। पफान चढ़ गया। बंद करो ऐसे हंसना, तुमने तो मेरा मजाक ही बना दिया है। कुदसिया उंगली से इसकी तरफ इशारा करती, फर्जी मूंछों को ताव देती और डरने की अदाकारी करती और फिर से हंसने लगती। अगर तुमने हंसना बंद नहीं किया तो हंसी रोक कर कुदसिया ने पूछा और फिर से लूट फूट होने लगी। जो हाथ कुदसिया ने मुंह पर रखा था वो अफान ने पकड़ लिया और उसे अपने दोनों हाथों में लेकर जोर से दबा दिया। कुदसिया एकदम चुप कर गई। अब हंसो हंसो ना। अब अफान लुत्फ अंदोज हो रहा था। फिर उसने खुद ही इसका हाथ छू दिया। ऐसा दोबारा भी हो सकता है, याद रखना। होठों पर आई मुस्कुराहट वो छुपाने लगा। कुदसिया पर गुलाबी रंग आकर गुजर गया। मुझे कभी कुदसिया से हसद नहीं हुआ। इसके पास कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं हसद करती, लेकिन इस दिन मैंने इससे हसद किया, बहुत किया। वो इसकी पहले दोस्त बनी थी, बस यही इसका प्लस पॉइंट था। ये दोस्ती ही होती तो सब ठीक था। दोस्ती के इस अंदाज के झुकाव पर मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन सिर्फ दोस्ती पर। ये देखो, ये वो जगह है हुरिया जहाँ कुदसिया कॉलेज के पहले दिन रोनी सूरत लिए खड़ी थी। अफान ने कॉरिडोर के एक कोने की तरफ इशारा किया। मुझे इस तरफ देखने की जरूरत नहीं थी वो कहाँ खड़ी थी। इस वक्त इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये धाड़े मार मार कर रोने लगेगी और मैं इस तरफ बैठा था। इसने दूसरे कोने की तरफ इशारा किया। मेरी कुदसिया पर नजर पड़ी और मुझे बेतहाशा हंसी आई। मैंने सोचा ये अब गई कि अब गई। तफान हंसने लगा। आज कुदसिया कॉलेज नहीं आई थी और वो शायद इसे याद कर रहा था। और जब तुमने मुझे देखा तब अफान मुस्कुराया। तुम्हें देखकर सोचना नहीं पड़ता,
सिर्फ देखना, देखते रहना ही काफ़ी होता है, तो तुमने फिर यही किया। मुझे अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगी। क्या देखा और देखते रहे? नहीं, मैंने देखा और सोचा कि इतना भी क्या प्यारा होना, थोड़ा कम होना चाहिए। तुम्हें थोड़ा कम प्यारा होना चाहिए था। अगर कोई तरीका है तो मुझे बताओ, मैं कम प्यारी हो जाती हूँ। इसके लिए मैं अपनी खूबसूरती कम करने के लिए तैयार थी। वो दिल खोलकर हंसा। ऐसा तरीका हो भी तो मत आजमाना, मैं पागल हूँ, तुम मत होना। मैं उसे बताना चाहती थी उसे पहली बार देखकर मुझे कैसा लगा, लेकिन मैंने इस बात को किसी और वक्त के लिए उठा रखा। हजार कोशिश के बावजूद मेरा अब पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था। अगर अफान इतनी मदद न करता तो मैं बिल्कुल ही जीरो हो जाती। कुदसिया अलबत्ता पहले की तरह ही पढ़ने में तेज थी। मालूम नहीं वो अफान की मौजूदगी में सिर्फ पढ़ कैसे लेती थी। मैंने खुद पर ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी। पढ़ाई के अलावा भी मैं अफान को फ़ोन कर लेती। कुदसिया से ज्यादा हम दोनों की गुपशप होने लगी थी। जिस दिन मैं अफान को फ़ोन न करती वो मुझे कर लेता था। दोस्ती नाम की जो चीज़ थी, मैं अब इससे लुत्फ अंदोज हो रही थी। मैं कोशिश करती थी कि मेरी कोई भी बात इसकी इस लिस्ट में ना आए जिसमें इसके नापसंदीदा लोगों के नाम दर्ज हैं। वो बताता नहीं था, मगर जाहिर हो जाता था कि उसे क्या क्या नापसंद है। जैसे इसे लड़कों के शानों पर बेतकल्लुफी से हाथ मारने वालियां लड़कियां पसंद नहीं थी, और ऐसी लड़कियां भी जो लड़कों के साथ जड़कर चलती हैं। ये बात मैंने जान ली, और ये बात भी कि वो कुदसिया से और ही अंदाज से मुतासिर था जैसे मुकद्दस लोगों से हुआ जाता है। कुदसिया इसके लिए एक मुकद्दस हस्ती थी। अब इस मुकद्दस हस्ती का उसके दिल में क्या मकाम था ये वही जानता था, पर मुझे इस तरह अफान का कुदसिया के लिए मुफीद होना पसंद नहीं था। कुदसिया मेरे मगरबी पहनावे की तारीफ करती थी, दरअसल वो मेरे हर अंदाज की तारीफ करती थी। अक्सर उससे महसूस होता कि मेरे मुकाबले में उसकी ड्रेसिंग और स्टाइल बहुत भद्दा है। ऐसा था भी, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अफान ने कह दिया था जो तुमने पहन रखा है वो तुम पर बहुत सूट करता है। क्या ये काफ़ी नहीं है? इसने मुझे नापसंद और कुदसिया को पसंद नहीं किया था। शायद वो कुदसिया को एहसास कमतरी और उदासी से बचाना चाहता था, लेकिन अफान की ये बात मेरे दिल में घर कर गई। रात की नींद कहीं खो गई। हर वक्त एक ही बात, अफान कुदसिया का दोस्त है, और मैं कुदसिया से पूछ सकती थी कि अफान इसके लिए क्या है, लेकिन मैं पूछना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसे शक भी हो कि अफान के लिए मेरे अंदर बाहर कुछ चल रहा है। वैसे कुदसिया तो में रहने वाली लड़कियों की तरह नहीं थी। इससे जो पूछा जाता वो बता देती थी, जो बताया जाता इस पर यकीन कर लेती थी। वो इंसानों में किसी भेद की मौजूदगी का गुमान करती थी, ना ही उसकी खोज। वो अपनी जिंदगी को एक ही समत में जाते हुए देखती थी, मसीहाई की समत में। कॉलेज में हर वक्त इन दोनों को नोट करती रहती थी। कॉलेज के बाद इन दोनों के बारे में सोचती। एक नई हलचल शुरू हो गई थी जिंदगी में। एक मुकाबले की सी कैफियत आ गई थी दिल और दिमाग में। दिल कुछ कहता, दिमाग कुछ। दिमाग कहता कि वो सिर्फ दोस्त हैं, इनकी दोस्ती के शवाहिद हजार थे, और मोहब्बत इसका ना जवाज था ना ही इम्कान। हर रोज, हर बार वो मुझे सिर्फ दोस्त ही लगते, सिर्फ अच्छे दोस्त। कुदसिया में इतनी सलाहियत थी, ना ही तमन्ना कि वो अफान के साथ कोर्टशिप करती। वो सादगी लिए एक दूसरे के साथ आम सा हंसी मजाक करते, आम सी मामूल की बातें, थोड़ी बहुत नोक झोंक, और बस। तहाइफ अफान मुझे भी देता था, बल्कि मेरी बर्थडे पर उसने काफ़ी एहतमाम किया था अपनी तरफ से। वो मेरी तारीफ करता था और मुझे हूर कहता था, यानी इसे मेरी खूबसूरती नज़र आती थी। इसे फ़र्क नज़र आता था कि कुदसिया सिर्फ कुदसिया है और मैं हूर, लेकिन फिर भी वो हम दोनों के लिए इतना बराबर था कि मैं कोशिश के बावजूद ये जान नहीं सकी कि मैं इसके लिए ज़्यादा अहम हूँ या कुदसिया। क्या मैं इसके लिए दोस्त से ज़्यादा कुछ हो सकती हूँ, या कुदसिया दोस्त के अलावा कुछ हो चुकी है? जो सवालिया निशानात मेरी ज़ात में फूलते फलते थे, उनके जवाबात मुझे बेहाल कर देते थे, क्योंकि वो जवाबात किसी किताब में नहीं लिखे थे। जिन दो किताबों अफान और कुदसिया में लिखे थे, मुझसे वो पढ़े नहीं जाते थे। अफान की शख्सियत ऐसी थी कि मैं चाहकर भी इसके साथ अपनी चाहत का रिश्ता استوار नहीं कर सकी। हम तीन तो कॉलेज में चलने वाले किसी कपल के धुआंधार अफेयर को भी डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि अफान को ये पसंद नहीं था। फिर मेरा और उसका अफेयर कैसे शुरू हो सकता था? इसके साथ सिर्फ दोस्ताना गुपशप ही की जा सकती थी। वो इन लड़कों में से नहीं था जिन पर जाल फेंके जाते हैं, मुतासिर किया जाता है, और आखिरकार राजी कर ही लिया जाता है। जाहिर है ऐसी सूरत में वो मुझे नापसंद ही करता। उसके हल्का अहबाब में ऐसे ही लोग थे
वो रंगीन दुनिया और बहारों की बातों में नहीं अलिफाल लेती थे। अफान एक खास अंदाज में, एक खास हद में रहने वाला इंसान था। वो इशारे कर करके अपनी हद की नुमाइंदगी नहीं करता था कि ये है मेरी हद। इसकी मुकम्मल शख्सियत ही इस बार की तरह थी, जिसके इस पार से देखकर ही इस पार के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। रात गए अपनी मुतरन्निम आवाज में अपना जादू जगाने वाली लड़की हुरिया खूब जान गई थी कि इसे बातों में लगाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे एक बार मेरी आंखों में जरूर देख लेना चाहिए था, फिर वो जान जाता कि वो मेरे लिए किया है। वो मेरा सब कुछ था। स्पेशलाइजेशन के लिए अफान यूएसए जाएगा। कुदसिया एक दिन मुझे बताने लगी, हम दोनों कैंटीन में बैठे थे, अफान हमारे साथ नहीं था। कह रहा था कि मैं भी हार्ट सर्जन ही बनूं, लेकिन तुम्हारा तो कोई इरादा नहीं था हार्ट सर्जन बनने का। मुझे हैरत इस बात पर थी कि इन दोनों के दरमियान ये बातें मेरी गैर मौजूदगी में हुई थी। अफान ने कहा, मुझे बनना ही होगा। वो कहता है हुरिया में एक बेहतरीन सर्जन बनूंगी और फिर वो मेरी मदद भी करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कहना क्या चाह रही है। पागल जैसे वो यहाँ हमारी मदद करता है, लेकिन इसे तो अमेरिका जाना है ना। फिर कैसे? फिर कुदसिया बिलावजा मुस्कुराने लगी। दूसरी बार मैंने कुदसिया से पूछा था और एकदम से मुझ पर इंकिशाफ हुआ। मुझे इस फिर के जवाब से नफरत है। मुझे ये जवाब नहीं सुनना। कुदसिया मुस्कुरा रही थी, इसकी आंखें जगमगा रही थीं, मेरी धुंधला गई थी। जरा दूर दरख्तों के सूखे पत्तों को सफाई वाला आग लगा रहा था। मदद। अफान। अमेरिका, मुझे बहुत फख्र है अफान पर। हुरिया इस दुनिया का वो सबसे प्यारा इंसान है। कुदसिया गोया हुई, इसे मुझे यह बताने की जरूरत नहीं थी कि अफान किया है। मैं कुदसिया से ज्यादा अफान की शान बयान कर सकती थी। कड़ी से कड़ी मलती पूरी कहानी बन गई। इसका उन्वान मोहब्बत थी। इसके करोदर अफान और कुदसिया थे। सूखे पत्ते जलने लगे और धुआं निकलने लगा। हरे पत्ते लहलहा रहे थे। अफान कुदसिया को हार्ट सर्जन बनाना चाहता है। वो दोनों हार्ट सर्जन बनेंगे।